बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका सन सिटी न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझ जैसे नाचीज़ के इंटरव्यू के लिए दिया। सबसे पहला सवाल, आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबा वक्त बिताया है। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी फैमिली जो है पॉलिटिक्स से, राजनीति से जुड़ा हुआ रहा ना। मेरी चाची भी पॉलिटिक्स में थी और मेरे हस्बैंड जो है प्रोफेसर रऊफ़ अनवर साहब, वो भी जो है पूर्णिया कॉलेज में एचओडी रहे और अररिया कॉलेज प्रिंसिपल होकर रिटायर किए। तो वो भी जो है, उनको भी राजनीति से बहुत लगाव रहा और कई पार्टी से वो जुड़े रहे। तो इस तरह से जो है एक लगाव तो पॉलिटिक्स से था और ख़ास करके बिहार की जो गंदी राजनीति है और जो है वो गरीबों का शोषण और जितना अत्याचार, जितना मतलब भ्रष्टाचार से भर गया, उन सारी चीज़ को देख करके राजनीति से इंटरेस्ट और बढ़ा और हमेशा लगता था कि राजनीति में अच्छे लोगों की आने की ज़रूरत है और जिससे कि यहाँ बिहार की सोच को बदलना होगा और बिहार के विकास के बारे में सोचना होगा। बिहार के घर घर का बच्चा जो पलायन कर रहे हैं अदर स्टेट मजदूरी के लिए, उसको रोकना होगा, नहीं तो आने वाले कल में हमारा बिहार बहुत पीछे चला जाएगा। और ख़ास करके जहां हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तो बिहार पीछे है और बिहार में अररिया जिला जो है वो सबसे पीछे है जी। इसको हम यहाँ पर फीमेल एजुकेशन जो है वो नगन हम मानेंगे, क्योंकि हमने, मेरे हस्बैंड भी जो है जेनेटिक्स पर उनका कई शोध रहा, कई रिसर्च करवाए और किए, तो इससे प्रूफ होता है कि यहाँ फीमेल लिटरेसी जो है 99% है। और मैंने भी फीमेल लिटरेसी इन कुल्हैया बिरादरी एक किताब लिखा जिसमें प्रूफ हुआ कि जो कुल्हैया बिरादरी है यहाँ के, उसमें जो है फीमेल एजुकेशन बिल्कुल नहीं के बराबर है जी। तो मेरी फैमिली ही मतलब पहली फैमिली कुल्हैया बिरादरी में माना जाता है जो कि बेटियों की पढ़ाइयों के को लेकर के आगे बढ़े और अपनी हिम्मत दिखाए। और मेरी जो है, अभी हम लोग 5 बहन हैं, जो कि 5 बहन हम लोग नौकरी में हैं और अच्छे अच्छे जगह में हैं जी। मैम ये बताइए कि स्कूल की प्रिंसिपल रहते हुए आपने लड़कियों की शिक्षा को लेकर क्या पहल की थी जिसे आप अब राजनीति में भी आगे बढ़ाना चाहेंगी? जब हम स्कूल ज्वाइन किए थे तो वहाँ जो है लड़कियाँ जो है उसकी संख्या वो 250, गर्ल हाई स्कूल में 250 बच्चियाँ थी। और जब हमने स्कूल को छोड़ा रिटायरमेंट के टाइम में, मेरे स्कूल में 1400 बच्चियाँ थी। तो मैंने जो है लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति लाया और जो है लड़कियों को जागरूक किया और ख़ास करके जो मेरा लेखन है उसमें भी जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर के और महिला शोषण, जो शोषित महिला हमारी पीड़ित है, उन सारी चीज़ को उजागर करने की मैंने कोशिश किया है और इसको लेकर के बहुत जागृति आया। जो जिस फैमिली से कभी लड़कियां स्कूल और मदरसा नहीं गई थी, आज उस घर की बेटी जो है डॉक्टर, इंजीनियर और जज बन रही है तो ये जो है अररिया वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है जी। आपके अनुभव में आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी चुनौती क्या है मैम? अभी जो है शिक्षा प्रणाली जो है अभी का जो है वो बहुत कॉस्टली हो गया है। वो आम लोगों से के बस से बाहर होता जा रहा है। जैसे कोई जो है हमारी मिडिल फैमिली के बच्चे जो है अपने को डॉक्टर बनना या IITian या फिर जो है IAS के लिए सोचना वो जो है थोड़ा दुर्लभ जैसा लगता है। और इसका एक कारण तो बेसिक जो हम अपने घर से शुरुआत करें कि हमारी अररिया में जो है लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक पैरामेडिकल या एक DLED BEd कॉलेज नहीं है। तो छोटे छोटे कोर्स के लिए भी हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है और उस कोर्स को करवाने के लिए यहाँ के गार्जियन जो है 50% गार्जियन सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है बाढ़ पीड़ित एरिया है और आर्थिक रूप से यहाँ के लोग कमज़ोर हैं जी। तो इन सारी परेशानियों के कारण जो है बच्चों के सामने और गार्जियन के सामने बहुत बड़ी चुनौती जो है खड़ा हो जाता है जी। मैं ये पूछना चाहूँगा, आप एक अच्छी लेखिका हैं ही,
आपके लेखन का मुख्य विषय क्या होता है? मुख्य विषय मेरा जो है समाज में जो छिपी हुई जो गंदगी जी। है उसको बाहर लाना है ना। समाज में जो शोषित तबका है उसको हिम्मत देना। तो जैसे मैं अपना एक शेर जो है अपने गजल का जो जी। है चंद मिसरा आपको सुनाना बिल्कुल चाहूंगी बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। कि अपना हक मांग कर जीने की फिजा पैदा कर, अपना हक मांग कर जीने की फिजा पैदा कर, बेसदा दर्द में तूफान उठेगा क्यों कर, क्या बात। बेबसी अपना मुकद्दर तो नहीं है फरहत, बेबसी अपना मुकद्दर तो नहीं है फरहत, कारवाने अमलो जहत रुकेगा क्यों कर। क्या बात है। एक नारी जो अपना एक औरत अपना मुकद्दर मान लेती है, जुल्म और सितम को सहना जो है कि मेरे मुकद्दर ही में जुल्म सितम सहना है, तो जब तक तुम अपने अंदर की आवाज़ दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे तो तुमको अपना हक नहीं मिलेगा और ये जुल्म सितम नहीं रुकेगा। जी जी, बहुत बढ़िया आपने कहा। ये हम जानना चाहेंगे, क्या आप राजनीति और शिक्षा जैसे विषयों पर भी लेखन करती हैं? शिक्षा पर तो मेरा बहुत रहा है जी। पहला तो मैंने मौलाना ईसा फरताब लाइफ एंड वर्क मेरा रहा। दूसरा जो है मैंने जो किताब लिखा है उसमें लिखी है तो वो फीमेल इलिटरेसी इन कुल्हैया बिरादरी, जो कि अमेरिका गवर्नमेंट इसको छापा भी और उसी के आधार पर हमको अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट का काउंसलर चुना। क्या बात है। और उसके बाद तीसरा जो मेरा रिसर्च चल रहा है बढ़ते हुए बाल अपराध कारण और निदान, चाइल्ड क्राइम जो बढ़ रहा है विश्व स्तर पर, उसका रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो ये जो है हम 27 पॉइंट पर पहुंच गए हैं। हमने इस रिसर्च जो खोज कर रहे हैं इसको हम जेनेटिक्स से उठाया हमने कि क्राइम जो है जेनेटिकल भी देखा जाता है कि आता है वंशज की, और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खाकी खादी सभी को इसमें इन्वॉल्व किया है। तो अभी तक जो मेरा एक सॉल्यूशन सामने आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जो बच्चे मेरे नेगेटिव हो रहे हैं उसमें माँ बाप दोनों की गलती होती है, क्योंकि खादी खाकी और जो है मीडिया उतना दोषी नहीं है जितना कि हमारे गार्जियन उसको समय नहीं दे पा रहे हैं और सही जो है दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं। मैम ये बताइए, आपने जन स्वराज पार्टी को ही क्यों चुना? कोई विशेष विचारधारा या कारण बताएं। रिटायरमेंट से पहले मैं लगभग सभी पार्टी वाले जो है हमसे संपर्क किए और सभी पर मैंने बहुत मंथन किया। तो किसी को 20 साल किसी को 15 साल से झेल रहा है बिहार और देख रहा है बदहाली के हाल को। तो इन सारी चीज को देख करके, क्योंकि मेरा हमेशा से जो मेरी एक मंशा रही विकास है ना, बिहार को हम बहुत जो है विकासशील देखना चाहते हैं, बहुत आगे देखना चाहते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, साइंस के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, सारे इसमें। तो इन सोच को लेकर के मैं चुपचाप सोच रही थी कि इसी बीच मेरी नज़र जो है आपको प्रशांत किशोर के लाइफ हिस्ट्री को हमने बहुत सर्वे किया और सर्वे करने के बाद लगा कि उनकी भी जो मकसद है वो विकास है। कहीं ना कहीं बिहार की बदहाली को लेके वो जो है बिहार की राजनीति में कूदे हैं और वो जो है मंशा मेरी भी है, इसलिए मैंने जन स्वराज को पसंद किया और ज्वाइन किया। जी, राजनीति में आने के बाद अब तक का अनुभव कैसा रहा आपका? राजनीति को लेकर के अब तक तो मैं सामाजिक रूप से सबसे मिलती रही और शिक्षा के विकास को लेकर के ही मैं जो है समाज में जितना भी मेरा सभा हुआ या मैं बातें करती रही। लेकिन अभी राजनीति के क्षेत्र में जब से मैं आई हूँ तब से मैं महसूस कर रही हूँ कि एक जो प्रतिनिधि होते हैं उसका दायित्व क्या होना चाहिए। आज तक अररिया में जो है कोई भी प्रतिनिधि अररिया के बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचा, अररिया के विकास के लिए क्यों नहीं सोचा, हमारा अररिया शिक्षा के क्षेत्र में इतना पीछे क्यों है या स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना पीछे क्यों है। और बड़ा बड़ा डैम बन जाता है, अभी तो समंदर में लोग बड़ा बड़ा डैम बना रहे हैं और यहाँ जो है अररिया को के बाढ़ को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। अररिया क्यों जो है, चाहे वो किसान हो
या फिर जो है नीचे तबके मजदूर हों, सब बदहाल क्यों नज़र आते हैं। तो इन सारी चीज़ को देख करके ऐसा लगा कि जो है हमको आना चाहिए और मेरी बाकी ज़िंदगी जो है वो हम अररिया को के नाम कर दें और उसके लिए हम समर्पित रहें। मैम ये बताइए कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? देखिए, बिहार का जो है सबसे बड़ी जो समस्या है वो बिहारवासी जो है और जो भी बुद्धिजीवी हैं वो बिहार के जो है पलायन को लेके ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो है हमारे जो युवा पीढ़ी हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो 10,000 12,000 कमाने के लिए दूसरे स्टेट जा रहे हैं। ये जो है बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या उत्पन्न क्यों हुआ? वो जो है शिक्षा के अभाव में, या जो है बिहार में हमारा जो है कोई रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने की जो है यहाँ का सरकार कोशिश नहीं किया। यहाँ किसी तरह का फैक्ट्री और जो है किसी तरह उद्योग कारखाना जो है नहीं लगाया गया, जिसके कारण जो है हमारे बिहार के जो बच्चे हैं वो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। 10,000 15,000 कमाने के लिए उसको बाहर जाने के लिए वो मजबूर हैं और उसके नतीजे में जो है उसका जो फैमिली है वो बुरी तरह से सफ़र कर रहा है। उनकी वाइफ हो, उनकी बीमार माँ हो या छोटा छोटा बच्चा हो, वो जो है वो उसकी बदहाली देखने लायक है। क्या लगता है जन स्वराज की सरकार बनती है तो इन सब मुद्दों पर काम होगा? जन स्वराज का प्रशांत किशोर तो बिल्कुल उनका जो दिल का मकसद है, दिली मकसद वो यही है कि जो है हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे और रोजगार के मुहैया करवाएंगे और स्वरोजगार से अपने बिहार वासियों को जोड़ेंगे और सबसे जो बड़ा मकसद को लेकर आगे बढ़े वो पलायन को रोकना है। और पलायन को रोकने के लिए एक बैग हम कह देंगे कि आप दिल्ली मत जाओ, पंजाब मत जाओ मजदूरी करने, तो ये नहीं होगा जब तक कि उसको हम रोजगार बिहार में मुहैया नहीं करवाएंगे। तो वो रोजगार कैसे मुहैया होगा इसके बारे में मंथन कर रहे हैं और जगह जगह अपने स्पीच में बता भी रहे हैं। जी। महिलाएं राजनीति में किस तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं, खासकर सीमांचल जैसे क्षेत्र की बात करें तो? महिलाएं जो है एक तो कहा जाता है कि महिलाएं संकुचित नेचर की होती हैं, है ना, प्रकृति से वो संकुचित होती हैं, थोड़ा वो खुल करके जो है समाज से फेस नहीं कर पाती हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें भी कुछ गंदगी है कि जिसके वजह से वो खुल करके बाहर नहीं आना चाहती हैं, या उनका जो परिवार है उनको रोकते हैं कि राजनीति महिलाओं के लिए नहीं है। आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या होंगी अगर आप चुनाव जीतती हैं तो? सबसे पहले तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगी कि हमारे बच्चे जो छोटी छोटी चीज कोर्स करने के लिए बाहर जा रहे हैं उसको रोकने के लिए यहाँ हम जो है कॉलेज और स्कूल सारी चीज़ का व्यवस्था करेंगे। वो डीएलएड कॉलेज हो, पैरामेडिकल हो, बीएड कॉलेज हो, या फिर जो है आपको बीयूएमएस और बीएचएमएस जो भी है उसको अररिया में लाने का और स्थापित करवाने का पूरी मेरी कोशिश रहेगी, पहल रहेगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मैं काम करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे मैक्सिमम जो है 3 बच्चे मेरे घर में डॉक्टर हैं और मैं बहुत नज़दीक से जानती हूं कि अररिया में कितनी सारी परेशानी है और यहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको जो है अल्ट्रासाउंड है या फिर जो सीटी स्कैन है या एक्सरे तक जो है टाइम पे नहीं हो पाता है। तो इन सारी चीज़ में हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और यहाँ की युवा पीढ़ी को जो है स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको लोन जो है सब्सिडी पर 4% पर देने का घोषणा किए हैं प्रशांत जी, वो दिलवा करके और सबको स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि सब लोग जो है खुशहाल जिंदगी जी पाए। जी, ये बताइए, क्या आपने जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंशा रखी है वहाँ की जनता की समस्याओं को लेकर कोई सर्वे या जनसंपर्क अभियान शुरू किया है आपने? मैं जो है गांव-गांव जो जा रही हूँ तो अपने सभा में सबसे पहले मैं वहाँ की जो पब्लिक है उसकी बदहाली को जानने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके सामने जो है सबसे बड़ी चुनौती क्या है, क्या परेशानी क्या है,
किसी को जैसे मरिया टोल में पुल नहीं रहने की वजह से जो है बहुत परेशानी को उनको सामना करना पड़ता है। या मानीपुर को ले लीजिए, उनको भी वो पुल को लेकर के बहुत परेशानी है कि आपका 10 मिनट का सफ़र जो है 2 घंटा वो जो है पनार पुल होकर के आना पड़ता है। तो इस तरह से हर गांव की समस्या को मैं बहुत नज़दीक से देखने की कोशिश कर रही हूँ, सबको नोट भी कर रही हूँ और बहुत के लिए मैंने पहल भी किया है। और आने वाले कल में अगर हमको जो है जनता हम पर विश्वास करती है, हमको पावर मिलता है, तो सबसे पहले मैं सबकी जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। जी, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रही है जीवन में और राजनीति में, दोनों बताइए। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रेरणा के लिए अपनी माँ को याद करूँगी, क्योंकि मैं जो सोफिया रहमान मेरी माँ जो है बहुत हायर एजुकेटेड नहीं थी लेकिन बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। तो उनसे जो है लेखन के क्षेत्र में मुझे बहुत प्रेरणा मिला। वो हमेशा बताती थी कि प्लॉटिंग ऐसा होगा, कैरेक्टर ऐसा होगा। तो इन सारी चीज़ का सीख माँ से मिला। और दूसरे दौर में जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत सोशल रहे, प्रोफेसर रऊफ साहब जो HOD पूर्णिया रहे और प्रिंसिपल अररिया कॉलेज होके रिटायर किए। तो और उनको राजनीति से भी बहुत इंटरेस्ट है। अभी तक वो 12-14 रिसर्च करवा चुके हैं, अभी भी उनका रिसर्च वर्क चल रहा है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनके आने के बाद जो मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ाई छोड़ भी चुके थे उन्होंने भी जूलॉजी में MSc किया, PhD किया और अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो उनसे जो है एक समाज सेवा का और जो है राजनीति के क्षेत्र में भी जो है बहुत प्रेरणा मिली। जीवन के क्षेत्र में अपनी माँ को आप याद करती हैं, उनको श्रेय देती हैं, और राजनीति के क्षेत्र में आप अपने हस्बैंड को देते हैं। जी। आखिरी सवाल, क्या आप राजनीति में बदलाव लाने के लिए कोई विशेष रणनीति या सोच लेकर आई हैं जो आपको बाकी नेताओं से अलग बनाती है? देखिए, मेरी जो सोच है कि अपने लिए हमको जो है जीना, मतलब अपने लिए कुछ खास मकसद लेकर के हम राजनीति के क्षेत्र में नहीं आए, क्योंकि इससे आसान हम जो है बैठ करके किताब लिखते, रिसर्च करवाते। लेकिन जो है राजनीति के क्षेत्र में आने का खास मकसद जो है बिहार का विकास है और बिहार की बदहाली को दूर करना है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है और हेल्थ के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में भी क्रांति लाना है और बिहार को हम जो है नंबर 1 पे इंडिया का देखना चाहेंगे। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, इससे पहले कई मुख्यमंत्री रहे, किनके कार्यकाल को आप सबसे सही मानती हैं? इससे पहले जैसे हमने तो जगन्नाथ मिश्रा, केदार पांडे सभी का देखे, तो मैं जगन्नाथ मिश्रा के टाइम भी शिक्षा के क्षेत्र में जगन्नाथ मिश्रा जो है बहुत उछाल लाए थे, तो क्रांति लाए थे वो। और जहाँ तक जो है क्राइम को रोकने का सवाल है, जो हमारा बिहार जो है बहुत मतलब हो गया था कि एकदम क्राइम का अड्डा हो गया था, तो उसको रोकने में नीतीश जी को भी सराहा जाता है कि घर घर छोटे छोटे रोजगार को देके वो क्राइम पे कंट्रोल किए और विकास के हित में भी उनको नकारा नहीं जा सकता है। उनके रीजन में, नीतीश जी के रीजन में विकास तो हुआ है, लेकिन इधर से जो है उनका एज फैक्टर भी हो गया और कुछ जो है उनकी तबीयत भी सही नहीं है। और जहाँ तक आप लोग भी देखते होंगे कि उनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। और अभी जो वो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो दूसरे से हैंडल हो रहे हैं और इसमें बीजेपी वाले के ही वो इशारे पे काम कर रहे हैं, जो कि उनका कार्य क्षेत्र जो है बिल्कुल गड़बड़ा सा चरमरा गया है और जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप मानती हैं अररिया में ब्लॉक लेवल पे भ्रष्टाचार है? देखिए, सिर्फ ब्लॉक लेवल पर ही भ्रष्टाचार नहीं है। आप अगर ब्लॉक को लेते हैं तो ब्लॉक में एक जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए या निवास बनाने जाइए या मोटेशन करवाने जाइए, बगैर पैसा का काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या आप थाना को नहीं ले लेते हैं?
कि आप जी। थाना को ले लीजिए कि अगर एक लड़की के साथ जो है बलात्कार होता है, वो रिपोर्ट लिखाने जाती है, तो जब तक उसका नजराना नहीं मिलेगा FIR लिखेगा ही नहीं। तो जी। आपके कोई एक क्षेत्र बताइए जहां पर के करप्शन नहीं है। हर एक क्षेत्र में करप्शन भरा हुआ है। किसको इसका जिम्मेदार मानती हैं आप? इसको जो है यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के सरकार को, जो कि इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। पहली बार जनस्वराज पार्टी बिहार चुनाव लड़ने जा रही है, बिहार विधानसभा चुनाव। कितनी मजबूती से आप लोग लड़ेंगे, और अररिया की अगर हम बात करें तो अररिया में कितना मजबूत हैं आप लोग? क्या और मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में और जो प्रतिनिधि होते हैं, तो उनको मेहनत की ज़रूरत मतलब सिर्फ आज नहीं बल्कि पूरे कार्यकाल में उनको मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक घर के मुखिया नहीं हैं, बल्कि आप एक जो है विधानसभा के मुखिया बनने जा रहे हैं। और पूरी विधानसभा की जो परेशानी है वो आपकी परेशानी है, वो आपकी जवाबदेही है। जब तक एक प्रतिनिधि उस परेशानी को अपनी परेशानी, अपनी जवाबदेही नहीं समझेगा, तब तक जो है अररिया हो या बिहार हो, कहीं का विकास नहीं होगा और कहीं की परेशानी दूर नहीं हो पाएगा। बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे देख रही हैं आप? हम लोग तो अगला मुख्यमंत्री के रूप में जो है प्रशांत किशोर को चाहेंगे। और ये निर्णय जो है जनता पर छोड़ते हैं कि जनता क्या निर्णय लेती है। कि जनता इस बार बच्चों के हित में, बिहार के बदहाली को देखते हुए, बच्चों की परेशानी को, बच्चे के भविष्य को देखते हुए, बिहार की पलायन को देखते हुए वोट करते हैं, या फिर पहले के जैसा जातिवाद को लेकर के वोट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।